तो इनवर्स ऑफ फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन अपन पहले कर चुके हैं। अपन ने जब इनवर्स ऑफ फंक्शन किस कंटेक्स्ट में किया था, जब अपन ने फंक्शंस का क्लासिफिकेशन किया था, है ना। क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे फिर हमने कहा था कि जो फंक्शंस 1 1 ऑन 2 होते हैं, है ना, केवल इसी टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैनी वन का नहीं एग्जिस्ट करता है और इनटू फंक्शंस का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस कंटेक्स्ट में हमने इनवर्स ऑफ फंक्शंस को स्टडी किया था और किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो हम इस स्टेज पे प्रॉपर्टीज क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शंस का एक और एस्पेक्ट हम स्टडी कर चुके हैं, वो क्या है, कॉम्पोजिशन। ठीक है, जो उस टाइम पे हम नहीं किया था। तो अब इनवर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज या बाकी एस्पेक्ट अपन डिस्कस करेंगे उसमें हम कॉम्पोजिशन को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो इनवर्स के रिस्पेक्ट में, है ना, एक एस्पेक्ट थोड़ा और क्लोजली देख लें कि सपोज ये सेट ए सेट बी और इनके बीच में फंक्शन एफ डिफाइंड है। इसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, है ना। 3 ही एलिमेंट जरूरी हैं 1 to 1 ऑन 2 के लिए, है ना, 1 2 3। सपोज फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, ए जो है 1 से एसोसिएटेड है, बी 2 से और सी 3 से। ठीक, तो इसमें एक चीज ध्यान रखें कि जब हम एफ इनवर्स को डिफाइन करते हैं बी से ए, तो आप देखें बी से ए जो है वो 1 1 फंक्शंस तो कई तरह के हो सकते हैं। अब हम सपोज बी से ए फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, बी में 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं और इसमें ए बी सी। ठीक है, तो इसमें जो है वो फंक्शन तो हम चाहें तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी 1 1 फंक्शन है, 1 को बी से एसोसिएट कर दिया, 2 को ए से और 3 को सी से। ठीक है, पर ये वाला जो फंक्शन है ये इनवर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी 1 1 फंक्शन जो बी से ए तक चला जाए वो इनवर्स फंक्शन नहीं है। इनवर्स फंक्शन में क्या है, ये जो एफ इनवर्स जिसको हमने लिखा है, 3 जो है वो सी से ही एसोसिएट होगा, 3 जो है वो सी से एसोसिएट होगा, 2 जो है वो बी से एसोसिएट होगा और 1 जो है वो ए से ही एसोसिएट होगा। ठीक है, बी टू ए 1 1 फंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। ठीक, पर जो एफ इनवर्स है वो यूनिक है। ठीक है, यूनिक है, जो कि जो बेसिकली जो एफ वाला जो फंक्शन है उसके इफेक्ट को बिल्कुल रिवर्स कर देता है। ठीक, 3 ही एलिमेंट हैं, तो हम लिखना चाहें तो फंक्शन एफ ए की इमेज यदि 1 है तो 1 पे यदि हम इनवर्स फंक्शन लगा देते हैं तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। बी की इमेज यदि 2 है तो इनवर्स फंक्शन यदि हमने 2 पे लगा दिया तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे जो है वो ए आ जाए जिस तरह से हमने यहाँ पे बना रखा है ना, ये चीज नहीं। और सी की इमेज यदि 3 है तो इस पे इनवर्स फंक्शन यदि ऑपरेट करेगा 3 पे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, एस्पेक्ट तो ये है ना, ध्यान में रखें। और दूसरा क्या, कॉम्पोजिशंस की एक प्रॉपर्टी है ना फंक्शन के, उसको भी देख लेते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी देखने के पहले। तो फंक्शन के कॉम्पोजिशंस की क्या प्रॉपर्टी है, कॉम्पोजिशंस जो हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। तो मतलब क्या निकला, तो किसी भी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होने का मतलब क्या निकला कि जैसे एडिशन जो है यदि हम लें तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। कहने का मतलब ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं, चाहे जिस भी सीक्वेंस में हम पहले करें फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस वाले केस में बी और सी को पहले ऐड कर दिया फिर ए को ऐड किया, और इसमें ए और बी को पहले ऐड कर दिया फिर बाद में सी को ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक, तो कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव है, मतलब क्या निकला कि सपोज हम 3 फंक्शन डिफाइन कर दें, एफ ए से बी, एफ जी बी से सी और एच हमने डिफाइन कर दिया सी से ए। ठीक, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ ओ सपोज इस सीक्वेंस में यदि हम करें, है ना, ये एक नया फंक्शन मैंने बना दिया एफ ओ फिर जी ओ एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ जी, ये एक साथ और फिर एच। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्पोजिशन 2 फंक्शंस हैं बेसिकली, है ना, ये दोनों कॉम्पोजिशन सेम है। इसका प्रूफ देख लेते हैं।
तो इसका प्रूफ देखने के लिए है ना ये चीज़ ध्यान में रखें, FOGX है ना, ये इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते थे, F ऑफ GX, ठीक है, ये होता है। तो F ऑफ पहले GOH पे हम X इनपुट के रूप में दे रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, FOG ऑफ HX, ठीक है। और अब क्या है, ये वाला जो आउटपुट है G ऑफ HX वो इनपुट के रूप में जा रहा है किसमें, F फंक्शन में। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, F जो है उसमें इनपुट के रूप में क्या गया, G ऑफ HX, ठीक है, ये F में इनपुट के रूप में चला गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। अब राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, FOG OH X, ठीक, तो ये तो एक स्टेप में ही हो गया, ठीक है। आप इससे कंपेयर करें, बेसिकली HX जो है इनपुट के रूप में जा रहा है FOG में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, F ऑफ G, और यहाँ पे X की जगह HX है, तो G ऑफ HX, ठीक है। तो ये सेम ही एक्सप्रेशन आ गए, ये दोनों के दोनों। तो कॉम्पोजिशन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, ठीक है, को भी अपन यूज करेंगे। एक टाइप का फंक्शन और देख लेते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या हुआ कि भाई कोई भी नॉर्मली फंक्शन जो रहता है ना, फंक्शन f, उसमें सपोज हमने x इनपुट दिया तो y आउटपुट प्रोड्यूस होता है ना, और इसको हम लिखते किस तरह से हैं कि f में हमने x इनपुट दिया और हमारे पास में y आ गया आउटपुट के रूप में, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या हुआ कि इसमें जो इनपुट जाएगा है ना, सेम इनपुट जो है, सेम आउटपुट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx जो है वो x के बराबर, और fx को यदि हम y बोलें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है बेसिकली क्या है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यदि हम प्लॉट करें तो ये इस टाइप की स्ट्रेट लाइन है ना, ये x ये y और ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन। विजुलाइज करें तो क्या हो जाएगा, सेट A टू सेट A है ना, वो तो अपने आप पे ही डिफाइंड है आइडेंटिटी फंक्शंस है ना, इसके सारे आउटपुट जो हैं A के सारे आउटपुट्स जो हैं फंक्शन के बाद में वो A में ही मिल जाते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम नॉर्मली I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यदि सपोज इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इन तीनों एलिमेंट्स का जो एसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, A इनपुट देंगे A आ जाएगा, B इनपुट देंगे B, और C इनपुट देंगे C आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही है ना, आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन के साथ में यदि हम कॉम्पोजिशन करेंगे तो क्या आ जाता है, F ही आ जाएगा, ठीक है। FOI का जो आउटपुट है यदि हमने X इनपुट के रूप में दे दिया तो ये बेसिकली क्या हो गया, F ऑफ IX, और IX क्या है, IX तो X ही है, जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट, तो ये FX हो गया। तो एज अ फंक्शन ये क्या रह गया, F रह गया, ठीक है। इसमें भी यदि हम कंपोज कर लें तो एक ही बात है, ठीक। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, फंक्शंस के इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अब इनवर्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, लेट F जो सेट A से सेट B डिफाइंड है इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, 1 1 ऑन 2, और F इनवर्स जो है वो B से A डिफाइंड है जो कि इसका है ना इनवर्स है। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम भी बना लेते हैं विजुलाइज करने के लिए। तो क्या दिया है ना, दो सेट्स दिए हैं A टू B, फंक्शन F डिफाइंड है फ्रॉम A टू B, और इसके 3 एलिमेंट ले लेते हैं, इसके भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन जो है वो सपोज इस तरह से डिफाइंड है, A 1 से एसोसिएटेड है, A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 और C की इमेज 3 है, ठीक। और F इनवर्स B टू A डिफाइंड है, ठीक। और F इनवर्स का जो एसोसिएशन है वो क्या है, 3 की प्री इमेज C, 2 की प्री इमेज B और 1 की प्री इमेज A, ठीक है। F इनवर्स इस तरह से डिफाइंड है, ये येलो लाइंस। तो क्या प्रॉपर्टी है कि F इनवर्स OF इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको IA बोल रहे हैं है ना, सेट A पे डिफाइंड है वो, A टू A। क्या दिया हुआ है, F इनवर्स OF जो है
वो हम क्या बोल रहे हैं, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और ए इसलिए बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो सेट ए पे ऑपरेट हो रहा है। तो एफ इनवर्स ओ ए आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब क्या निकला कि आई ए यदि आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें हम सेट ए का कोई भी एलिमेंट देंगे तो आउटपुट में सेम एलिमेंट आ जाएगा, है ना, इसका यही मतलब है। इनवर्स ओ एफ में ये रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता अपने को, एफ इनवर्स ओ एफ, मैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट ले लेता हूँ, एफ ए ले लिया मैंने, तो ये किसके बराबर हो गया, एफ इनवर्स, है ना, ये फंक्शन ऑफ एफ ए इसके बराबर हो गया। अच्छा, एफ ए क्या है, 1 है, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, तो ये क्या आ गया, एफ इनवर्स एफ ए का आउटपुट क्या है, 1, है ना, हम सेट बी में चले, ये 1, ए की इमेज जो है वो 1 है, और हमारे पास में क्या आ गया, एफ इनवर्स 1, है ना, 1 की प्री इमेज क्या है, ए है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट अपन ने बोला था आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, है ना, वही रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, ये तो स्पेसिफिक मैंने एक एलिमेंट ले लिया, आप है ना कोई एक जनरल एलिमेंट भी यदि ले लें, है ना, एक्स आपने एलिमेंट ले लिया, तो ये क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, है ना, इस वाले सेट में सपोज सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स हैं, और इस वाले सेट में वाई, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, तो एफ एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो एफ इनवर्स वाई, और जो क्या है एक्स के बराबर, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट देखते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो सेट बी पर डिफाइंड है। तो दूसरा हमको क्या रिजल्ट एक दे रखा है, एफ ओ एफ इनवर्स, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसको हम आई बी बोल रहे हैं, और ये सेट बी पे डिफाइंड है, ठीक है। देख सकते हैं, है ना, सेट बी का कोई भी एलिमेंट यदि हम ले लें, है ना, यदि सपोज हमने एलिमेंट 1 ले लिया, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एफ इनवर्स 1, तो 1 की प्री इमेज क्या है, ए है ना, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए हो जाएगा, और एफ ए की इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये हम देख ही सकते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स में एज अ फंक्शन हमने 1 को इनपुट किया और आउटपुट में क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, इसमें ना जैसे आइडेंटिटी फंक्शन को हमने सेट ए सेट बी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि एफ इनवर्स बी पे ऑपरेट कर रहा है और एफ जो है वो ए पे ऑपरेट कर रहा है, बट आइडेंटिटी फंक्शन चाहे जिस भी रिजल्ट से आए, है ना, उसका नेचर तो सेम ही है ना, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं भाई, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, किसी भी फंक्शन का आउटपुट जो है उसके इनपुट के बराबर हो तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो आई ए का नेचर भी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, और आई बी का नेचर भी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये तो हमने अपने क्लैरिटी के लिए, है ना, कि भाई ये इस वाले सेट पे डिफाइंड है, पर ये फंक्शन किसी भी सेट पे ऑपरेट करेगा तो सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स फंक्शन ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। तो सपोज एफ जो है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका इनवर्स जो है वो यूनिक होगा, है ना, एक ही फंक्शन हो सकता है जो कि एफ का इनवर्स हो, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो सपोज, है ना, आर्ग्यूमेंट सेक के लिए हम ये मान लें कि इनवर्सेस फंक्शन एफ के दो हैं, है ना, f1 इनवर्स बोल देते हैं और दूसरे इनवर्स फंक्शन को f2 इनवर्स बोल देते हैं, ठीक है। और फिर हम प्रूव कर लेंगे अभी f1 इनवर्स f2 इनवर्स के बराबर, ठीक। अच्छा, ये अभी हमने प्रूव किया, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को जब हमने स्टडी किया कि एफ ओ एफ इनवर्स, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी चाहिए दोनों ही इनवर्स फंक्शन पे, तो एफ ओ एफ वन इनवर्स ये आई बी के बराबर, और एफ ओ एफ टू इनवर्स ये भी क्या आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ऑन सेट बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ओ एफ वन इनवर्स और ये एफ ओ एफ टू इनवर्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा, सेट ए के जनरल एलिमेंट्स को हम एक्स बोल देता हूँ, और सेट बी के जनरल एलिमेंट्स को मैं वाई बोल देता हूँ, है ना, जनरल डिनोट कर लेते हैं इसको। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि यदि इसको मैं y पे ऑपरेट कराऊं,
इसको y पे ऑपरेट कराया तो ये किसके बराबर हो गया, F2 इनवर्स y इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ F1 इनवर्स y शुड बी इक्वल टू f ऑफ F2 इनवर्स y। ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब क्या f जो है वो 1 फंक्शन है ना, और 1 फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई यदि f(x1) f(x2) के बराबर है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई x1 जो है वो x2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, 1 की प्रॉपर्टी से, और f जो है 1 फंक्शन है। तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो रिलेशन आया अपने पास में है ना, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि F1 इनवर्स y ये किसके बराबर आ गया, F2 इनवर्स y के बराबर आ गया। ठीक है, बेसिकली x1 x2 इसको हमने इक्वेट कर दिया, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, F1 इनवर्स जो है वो F2 इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है ना, एक ही इनवर्स किसी भी फंक्शन का होता है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ fx अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। है ना, मतलब क्या निकला कि y इज इक्वल टू x वाली लाइन जो है वो क्या हो गई, ये लाइन हो गई। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज कोई फंक्शन जो है वो, सपोज इस तरह से है कोई fx फंक्शन। ठीक, ये f है, मतलब fx हमने प्लॉट किया है xy। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि यदि f इनवर्स x को हम यदि प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह से प्लॉट होगा जैसे कि वो fx का रिफ्लेक्शन हो, किस पे, y इज इक्वल टू x वाली लाइन पे रिफ्लेक्शन हो, ये f इनवर्स x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है। तो इस प्रॉपर्टी का, जैसे हम कोई रिगरस प्रूफ नहीं कर रहे हैं बट इंट्यूटिवली आप इसको समझ ही सकते हैं भाई। जैसे हमने क्या किया था, जैसे y इज इक्वल टू fx, सपोज कोई फंक्शन यदि हमको दे रखा है और उसका इनवर्स हमारे को निकालना होता था, तो पहला स्टेप हम क्या करते थे कि भाई जहाँ पे भी y है वहाँ पे x रख दें और जहाँ x है वहाँ y रख दें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता था, x इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये, और उसके बाद में हम y आइसोलेट कर लेते थे। ठीक है भाई, इनवर्स तो इसी तरह से निकालते थे अपन। तो अब आप देखिए ये वाला जो स्टेप है, ये वाले स्टेप से बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि fx पे कोई भी पॉइंट, fx का कोई भी पॉइंट, सपोज x1 y1 यदि मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने क्या बना दिया, f इनवर्स पे y1 x1 बना दिया। ठीक है, इसी पॉइंट को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, इस वाले फंक्शन को यदि x1 y1 पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इस वाले फंक्शन को y1 x1 है ना, जो कि इसका काउंटर पार्ट है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हमने बेसिकली x और y को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, अब हमको ये देखना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है इस वाले लाइन के अबाउट। ठीक, तो आप देखें जैसे सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ है, x1 y1 यहाँ पे है और y1 x1 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ बना देते हैं इसको, y1 x1 जो है रिफ्लेक्शन है x1 y1 का। तो इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये पॉइंट जो है y इज इक्वल टू x वाली लाइन से सेम डिस्टेंस पे होंगे, है ना। y इज इक्वल टू x जो है बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ेगा। ठीक है, तभी तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन में जो भी इमेज बनती है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के जितना आगे होता है, इमेज जो है वो मिरर के उतनी पीछे बनती है ना। ये तो क्लियर ही है। पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, यदि ये हमारा निकल जाता है तो क्लियर हो जाएगा कि y1 x1 जो है वो x1 y1 का रिफ्लेक्शन है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यदि हम ए बी बोल देते हैं तो ए बी आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ए बी जो है, यदि x1, ये पहला वाला पॉइंट इसको मैं p1 बोल देता हूँ, इसको p2 बोल देता हूँ। यदि ए बी वाला पॉइंट जो है p1 और p2 का मिड पॉइंट है तो वो y इज इक्वल टू x पे पड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब a जो है वो b के बराबर होना चाहिए। तो a यदि मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1/2 है ना, x कोऑर्डिनेट्स का हाफ, और b क्या हो जाएगा
y1 प्लस x 1/2, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स का हाफ है ना, मिड पॉइंट तो इसी तरह से निकालते हैं अपन। तो ये हम देख ही सकते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि a जो है वो b के बराबर है, और a b के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसमें y और x कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, तो वही रिजल्ट आ गया अपने पास में। तो इन्वर्स की ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसको ध्यान में रखें।